हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम मार्केट फेलियर और उसके सोर्सेस के बारे में बात करेंगे। मार्केट फेलियर यानी बाजार विफलता और उसके क्या स्रोत हैं, कैसे कोई मार्केट फेल हो जाता है, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैंने पहले ये भी बताया था कि बाजार तंत्र वो होता है कि जहाँ बगैर बाहरी हस्तक्षेप के मांग और पूर्ति की यानी डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस होती हैं वो अपने आप ही किसी वस्तु की कीमत या मात्रा को निर्धारित करती है। तो मार्केट फेलियर क्या होता है? मार्केट फेलियर क्या है? वो सिचुएशन जहां पर मार्केट मैकेनिज्म फेल हो जाता है, यानी जहां पर डिमांड ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो है काम करना या एफिशिएंटली सफिशिएंटली काम करना बंद कर देती है, यानी संसाधनों का जो आवंटन होता है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता। इसके कई स्रोत हैं, ये मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। सबसे पहला स्रोत हमारा जो सोर्स है वो मोनोपोली मार्केट होता है, जहां पर मार्केट फेल होता ही होता है। तो मार्केट फेलियर के को डिस्कस करने से पहले हम मार्केट सक्सेस को डिस्कस करेंगे। मार्केट सक्सेस क्या होता है? वो परफेक्ट कंपटीशन की एक स्थिति है जहां पर हम मार्केट सक्सेस को फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए परेटो जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने 3-4 कंडीशन बताई थी और उसी को देखते हैं कि MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई गुड फॉर ए कंज्यूमर, is always equal to marginal rate of substitution between XY good for B consumer। ये बराबर होनी चाहिए, यानी दो वस्तुओं के बीच में जो प्रतिस्थापन की दर होती है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर होती है, वो कंज्यूमर A और B के लिए दोनों के लिए इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फैक्टर फॉर ए प्रोड्यूसर इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई फैक्टर फॉर बी प्रोड्यूसर। यानी ये उत्पादन कुशलता की स्थिति होती है, यानी जो तकनीकी रूप से हम प्रतिस्थापन करते हैं एक्स फैक्टर को वाई फैक्टर से, वो ए प्रोड्यूसर उत्पादक के लिए भी उतनी होनी चाहिए जितनी कि बी उत्पादक के लिए होती है। इसके अलावा तीसरी कंडीशन क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी उपभोग कुशलता हमेशा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यानी उत्पादन कुशलता के समान होनी चाहिए। चौथी कंडीशन है हमारी प्राइस इज ऑलवेज इक्वल टू MC, मार्जिनल कॉस्ट, यानी जो कीमत होगी वो हमेशा सीमांत लागत के बराबर होती है। और बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन हमेशा प्राइस जो है सीमांत लागत के बराबर होती है। इसके अलावा सीमांत आय और औसत लागत के बराबर होती है। जैसा कि हम बनाते भी हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा हमारा जो प्राइस लाइन होती है वो ऐसी होती है जिसमें सारे इक्वल होते हैं। ये सभी इस लाइन पर इक्वल होते हैं जहां प्राइस फिक्स होती है। अगर प्राइस MC के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन हमारे मार्केट फेलियर की होती है, राइट? अब बच्चों, मोनोपोली मार्केट में मार्केट फेलियर कैसे होता है वो कैसे पता लगाएंगे हम? कि मोनोपोली मार्केट में जो प्रिंसिपल सोर्स है मार्केट फेलियर का, वो कैसे मार्केट को फेल करता है? क्योंकि आपको पता है पिछले डायग्राम्स में आप कर चुके हो कि हमेशा जो MC कर्व होता है वो MR कर्व AR कर्व से बहुत ही नीचे होता है, जहां पर उसकी लागत तो बहुत ही कम होती है लेकिन उसकी कीमत अगर देखें तो वो बहुत ही ऊपर होती है जहां पर उसकी प्राइस फिक्स होती है। तो इसका मतलब कि मोनोपोली में हमेशा जो मार्केट फेलियर होता ही होता है, यानी जो वो कीमत है एक आधाकारी, वो हमेशा प्राइस से, अपनी सीमांत लागत से कहीं ऊपर ये प्राइस डिटरमाइन करता है। तो यानी हमेशा औसत आय सीमांत आय से ज्यादा होती है और सीमांत आय किसके बराबर होती है? सीमांत लागत के बराबर। यानी हमेशा प्राइस जो होता है वो सीमांत लागत से अधिक होता है। इस वजह से हमेशा मोनोपोली में यानी एकाधिकार की स्थिति में मार्केट फेलियर पाया जाता है। अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस की बात करें तो ये भी एक मेन स्रोत है जो मार्केट फेलियर का होता है सोर्स। अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस कौन से होते हैं? जो कि
किसी एक इंडिविजुअल के लिए एक्सक्लूसिवली एट्रीब्यूटेड नहीं होते, यानी वो किसी उसके एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते, बल्कि these properties can be used by everyone. Then each people show its common property right, यानी हर एक व्यक्ति उस पर अपना अधिकार दिखाएगा। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रतिस्पर्धी हो सकती हैं एंड नॉन एक्सक्लूडेबल हो सकती हैं। प्रतिस्पर्धी यानी हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में उसको उपयोग करने के लिए, और दूसरा हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, यानी उसके उपयोग से मना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग इन ओशन, तालाब में मछली पालन, या ओशन समुद्र की बजाय मैं तालाब एग्जाम्पल ले लूँ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी तालाब में अगर मान लो फिशिंग करनी है तो एक व्यक्ति उसका लाइसेंस ले लेता है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति को लाइसेंस लेने से नहीं रोक सकता। दैट मीन्स वो उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकता फिशिंग के लिए। तो दैट मीन्स देयर इज नो एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट, यानी ये कोई एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट नहीं है, किसी का एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है कि वो ओशन में मछली पकड़ सके। दूसरा एग्जाम्पल लें तो एक कॉमन लैंड की बात करते हैं। एक आम भूमि है जो सारे किसानों ने, पीजेंट्स से किराए पे ले रखी है, और वहां अपने वे जानवरों को चराते हैं। तो मान लो अगर एक किसान की भेड़ वहां चर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के लिए अवेलेबल फीड को कम कर देती है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसने वो भाग तो खा लिया, लेकिन अन्य भाग पर वो उसको अन्य भेड़ों को खाने से नहीं रोक सकती। इसलिए कॉमन प्रॉपर्टी राइट जो होता है इनएफिशिएंटली यूटिलाइज है। अगर मान लो उस भेड़ ने ज्यादा, या उस फिशिंग करने वाले व्यक्ति ने ज्यादा मछलियां पकड़ ली तो अन्यों के लिए तो वो मछलियां कम हो गई, या भेड़ ने ज्यादा घास चर ली तो इसका मतलब क्या है, वो अन्य भेड़ों के लिए कम घास उपलब्ध होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका इनएफिशिएंटली यूटिलाइजेशन हो, यानी कुशलता पूर्वक उसका उपयोग नहीं हुआ, और इसके अलावा उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, यानी अतिरिक्त शोषण हुआ है। तो इसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज अपने आप ही डिस्ट्रक्ट हो जाती है, और कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स को हम नष्ट होने से नहीं बचा सकते। तो इन वस्तुओं का भी मार्केट मैकेनिज्म में कोई एफिशिएंट एलोकेशन नहीं हो पाता। तो कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, एक मेन कारण है जो मार्केट फेलियर का होता है। पब्लिक गुड यानी सार्वजनिक वस्तुएं। सार्वजनिक वस्तुओं को हम कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं, यानी सामूहिक उपभोग की वस्तुएं भी कहते हैं, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होती है मार्केट फेलियर का। पब्लिक गुड की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो क्या होती है, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी वो गैर स्पर्धीय होती हैं और इसके अलावा गैर एकाकी रहती है। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस सर्विसेज, लॉ एंड ऑर्डर्स, या एयर, वाटर, कुछ भी ले लें हम, ये सारे एग्जाम्पल पब्लिक गुड्स के होते हैं। ये जो पब्लिक गुड्स होती हैं ये सभी इसकी कीमत अदा कर सकते हैं। दैट मीन्स दे आर अवेलेबल टू ऑल, यानी सबको ये फिर भी मिलती है, और इसके अलावा इसमें कोई पेमेंट ना भी करे तो उनके लिए भी ये उपलब्ध होती हैं, इसलिए हम इसको नॉन एक्सक्लूडेबल कहते हैं। इसके अलावा अगर कंजम्पशन की बात करें तो एक व्यक्ति के कंजम्पशन से इसकी अवेलेबिलिटी रिड्यूस नहीं होती, यानी इसकी उपलब्धता अन्य के लिए कम नहीं होती, इसलिए हम इसको नॉन राइवलरस गुड भी या गैर स्पर्धीय भी कहते हैं। इस वजह से पब्लिक गुड जो होती हैं, इन दोनों कारणों की वजह से पब्लिक गुड जो होती है एफिशिएंटली एलोकेटेड नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सामाजिक लाभ होते हैं वो प्राइवेट बेनिफिट्स यानी निजी लाभ से ज्यादा होते हैं, और इनकी कीमत जो होती है वो इंडिविजुअल की बहुत ही कम होती है। इस वजह से क्या है कि ये निजी संस्थाओं द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती, और इन गुड्स का जो प्रोविजन होता है वो गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है, और इसके लिए फिर वो आय टैक्स लगाकर भी प्राप्त करती है। यानी गवर्नमेंट जब ये इंटरफेयर करने लग जाए तो वहां पर हमारा मार्केट फेल होता है, क्योंकि मैंने कहा था पहले भी कि जो मार्केट सक्सेस जो होती है वहां पर बाजार की शक्तियां यानी मांग और पूर्ति की शक्तियां अपने आप कार्य करती हैं। एक्सटर्नलिटीज यानी बाहरी प्रभाव की बात करें तो ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स होता है, और इसकी वजह से भी मार्केट
जो की शक्तियां होती हैं वो फेल हो जाती हैं, मार्केट फेलियर हो जाता है। मार्केट फेलियर का मतलब क्या है कि वो सिचुएशन जहां पर कॉस्ट और बेनिफिट यानी लाभ और लागतें जो विनिमय के दौरान हुई उसका प्रभाव सिर्फ विनिमयकर्ता के पर ही नहीं पड़ा बल्कि अदर पार्टीज पे भी पड़ा। इस वजह से हम इसको थर्ड पार्टी इफेक्ट भी कहते हैं। नॉन इंक्लूजन इस इफेक्ट का जो मेन कारण होता है, इसका मतलब क्या था, जो डिसीजन मेकिंग हुई थी प्राइस डिटरमिनेशन में, उसमें हमने किसी थर्ड पार्टी को नहीं लिया था और फिर भी उसको ये प्रभाव झेलना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज। अगर फैक्ट्रियों द्वारा अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो फैक्ट्रीज जो होती हैं वो एडवर्सली अफेक्ट करती हैं हेल्थ ऑफ द पीपल इन द नेबरहुड, यानी आस पड़ोस में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं, जिसकी वजह से उनको अपने बीमारी पर या अपने इलाज पर कुछ खर्च भी करना पड़ता है। लेकिन प्रोडक्शन के समय में जब ये लागतें इंक्लूड नहीं की गई थी, यानी ये नॉन इंक्लूजन की समस्या थी और इसी वजह से ये एक एक्सेस सप्लाई की फॉर्म में भी सामने आती है, यानी अतिरिक्त पूर्ति हुई है जो बुरे प्रभाव थे धुएं के रूप में या चिमनी से निकलने वाला या केमिकल वाटर फ्लो था, उसकी वजह से भी ये एक्सेस सप्लाई थी और ये पॉल्यूशन आस पड़ोस के सभी लोगों को सहना पड़ा। इसे हम नेगेटिव या हार्मफुल एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं, यानी ऋणात्मक या हानिकारक बाहरी प्रभाव भी कहते हैं। एक्सटर्नलिटीज जो होती हैं वो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं यानी फायदेमंद भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पेंटिंग है हाउस में, एक किसी घर में कोई पेंटिंग बनाई गई है और जो पीपल है उसको उसकी मार्केट वैल्यू तो उसने दे दी, लेकिन अगर कोई और उस पेंटिंग को देखता है नेबरहुड में तो इसका मतलब क्या है, उसे फायदा हुआ, उसको आनंद अनुभव हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड पार्टी को बेनिफिट मिला बगैर कोई प्रभाव पेमेंट किए, तो इसलिए इसे हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी कहते हैं। या अगर हम कोई गार्डन लगा लेते हैं अपने घर के बाहर तो उसका प्रभाव लोगों पर पॉजिटिव पड़ेगा क्योंकि वे भी उसका आनंद लेते हैं और ऐसी एक्सटर्नलिटीज को हम स्पिल ओवर इफेक्ट भी कहते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, इट इज द अनदर सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, यानी अपूर्ण इंफॉर्मेशन, सूचना जिसको हम कहें। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई कंज्यूमर कंजम्पशन करता है किसी वस्तु को और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी थी वो उसको जो जानकारी थी उससे कम मिली। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोड्यूसर है, उसे पता होता है कि उस वस्तु की क्वालिटी या क्वांटिटी क्या है और उसकी कीमत उसने क्या लगाई है, अधिक लगाई है या कम लगाई है, लेकिन खरीदने वाले यानी बायर्स को नहीं पता होता कि ये सारी क्वालिटी या क्वांटिटी उसकी कितनी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो उसकी कीमत को का आकलन अच्छी तरह कर नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई सेकेंड हैंड कार किसी को बेचनी है तो आप उसकी क्वालिटी को जानते हैं कि किस कंडीशन की वो कार है, लेकिन आप कंज्यूमर को बड़ा चढ़ा के बताएंगे, दैट मीन्स ये क्या हो गया, एक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है। इसकी वजह से यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती है डिमांड और सप्लाई की, यानी डिमांड तो ज्यादा की थी, सप्लाई कम की है आपने, तो ये जो क्या होती है ये एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का कारण बनती है और मार्केट फेलियर इसी वजह से होती है। तो इन केसेस में भी गवर्नमेंट को सामने आना पड़ता है, वे कुछ स्टैंडर्ड्स फिक्स करती हैं जिसकी वजह से कोई भी ओनर या प्रोड्यूसर अपनी जरूरत के आधार पर ही अपना फैक्टर्स ऑफ इनपुट जो है वो। मिसिंग मार्केट यानी मार्केट की अनुपलब्धता, ये भी एक सोर्स है मार्केट फेलियर का। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी वस्तु की एफिशिएंट एलोकेशन के लिए, ऑप्टिमम एलोकेशन के लिए मार्केट ही नहीं हुआ तो हमारी कंडीशंस जो होती हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वो सेटिस्फाई नहीं होती। इसका मतलब मार्जिनल जो बेनिफिट है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ही नहीं हुआ तो वो मार्केट फेलियर होना ही है। पब्लिक गुड्स और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इसका एक उदाहरण है जहां के मार्केट जो होते हैं मिसिंग होते हैं, अनुपलब्धता होती है इन मार्केट्स की।
और इसके अलावा जो इंटर रिलेटेड रिस्क होते हैं, यानी एक दूसरे से संबंधित जो जोखिम होते हैं, वो भी मिसिंग मार्केट को फेस करते हैं, इसकी कंडीशन को फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बैड वेदर यानी खराब मौसम और उससे होने वाली खराब फसलें, उनके लिए कोई मार्केट ऐसा नहीं है या कोई इंश्योरेंस कंपनी ऐसी नहीं है जो उनका बीमा कर सके। क्यों? क्योंकि जो वेदर है वो कॉमनली अकरिंग है, यानी कॉमनली प्रॉपर्टी है, या इंटर रिलेटेड रिस्क है जो सभी फार्मर और सभी उत्पादकों को सहनी पड़ती है उस एरिया में। तो इसका मतलब कोई इंडिपेंडेंट रिस्क नहीं हुआ। इंडिपेंडेंट रिस्क का मतलब होता है इंश्योरेंस कंपनी एक फार्मर को दूसरे फार्मर के रिस्क से अलग नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है कि वो वहां पर कोई भी ऐसी मार्केट नहीं देगी जो इंश्योरेंस उपलब्ध करवा सके। यानी जब कोई भी मार्केट ऐसा नहीं होगा तो वहां सोशल बेनिफिट कैसे होगा, या मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल नहीं होगी, मार्जिनल कॉस्ट बहुत ही ऊपर होगी और इस प्रकार मार्केट फेल हो जाएगा। बच्चों, अब हमने ये देखा कि ये जो वेरियस सोर्स थे मार्केट फेलियर के, ये किस तरीके से एक डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस को काम करने से रोकते हैं। तो आशा आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड कोई अगर क्वेरी हो तो वो पूछ सकते हैं।